अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने पढ़ना है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स होती हैं हम उसको डिवाइड करते हैं तीन पार्टीशन में। हमारे पास जो होती है इन ड्रग्स को हम तीन पार्टीशन में कैसे करते हैं। वो ड्रग जो हमारे पास टीबी में यूज़ होती हैं, ठीक है, सबसे पहले टीबी वाली ड्रग्स पढ़ेंगे। फिर वो ड्रग जो हमारे पास क्या होती है टीबी में नहीं लेकिन लेप्रोप्सी में यूज़ होती है। किसमें? लेप्रोप्सी में। अच्छा, लेप्रोप्सी वाली देखेंगे। फिर हम देखेंगे नॉन ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, नॉन टीबी ड्रग जो टीबी में हमारे पास यूज़ नहीं होती। नॉन ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज़ होती है उसमें ये यूज़ होती है, ठीक है। अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग माइक्रोबैक्टीरियम जो हमारे पास है, बैक्टीरिया है, उसकी वजह से जो ड्रग जो डिजीज़ होती है उसके लिए हम ये देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बगैर टाइम जाए कि हमारा मेन फोकस होना है फार्माकोलॉजी पे, तो मैं वो सारी बातें फिजियोलॉजी वाली नहीं बताता जो कि हालांकि लिपन कोड बुक में लिखी है। किसी ने देखना है तो वहाँ से देख लें। वो सिंपल हमने माइक्रो में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि ये एसिड फास्ट होता है, ये वो सारी चीज़ें। अच्छा, ड्रग्स की तरफ आते हैं तो ड्रग्स में हमारे पास दो तरह की ड्रग्स होती हैं टीबी वाली। एक हमारे पास होती है फर्स्ट लाइन ड्रग, एक हमारे पास होती है सेकंड लाइन ड्रग। क्या क्या होती है हमारे पास होती है टीबी वाली जो ड्रग्स होते हैं, जो हमारा मेन फोकस है वो क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग है। फिर हमारे पास क्या है? सेकंड लाइन ड्रग है। जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग है, आज मेन फोकस हमारा इस चीज़ पे होना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एक एक दो दो लाइन की है। जो फर्स्ट लाइन हमारे पास ड्रग है वो हमारे पास कौन कौन सी है? एक हमारे पास आ जाती है आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाए रिफेम्पिन आ जाता है, रिफेम्पिन आ जाता है, आइसोनियाजिड रिफेम्पिन। इसके अलावा हमारा एथम ब्यूटोल आ जाता है, एथम ब्यूटोल आ जाता है। और पायराजीनामाइड आ जाता है, पायराजीनामाइड आ जाता है। और इसके अलावा लास्ट में हमारे पास आ जाए स्टेप्टोमाइसिन। क्या आ जाता है? स्टेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को सेकंड में भी बाज़ लोग रख देते हैं और कुछ बुक्स में ये फर्स्ट में है, ठीक है। मेन फोकस हमारा पहली चार पे होना है। सेकंड लाइन ऑफ ड्रग जो हमारे पास है वो हम तब देते हैं जब फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सेकंड लाइन ऑफ ड्रग में हमारे पास कौन सी ड्रग आ जाती है? अमेकामाइसिन आ जाती है, मेकासीन आ जाती है। सिंपल मेकामाइसिन नहीं है, मेकासीन। फिर हमारे फ्लोरोक्वाइनिन आ जाते हैं, ठीक है। ये पूरा चैप्टर हमने पूरा पढ़ा हुआ है फ्लोरोक्वाइनिन का। अमाइनो गैंग्लियोसाइड आ जाते हैं, ये भी हमने पूरे एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, मेरे लेक्चर मौजूद है, ठीक है। तो इसके अलावा पैरामाइनो सेरिसाइक्लिक एसिड आ जाता है, पैरामाइनो सेरिसाइक्लिक एसिड आ जाते हैं सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं लिप्रोप्सी के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी ड्रग होती है। इसमें हमारे पास आई सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपने बेशक पूरा ये लिप्रोप्सी वाला टॉपिक छोड़ दें, ये आप ड्रग का एक नाम याद रखें, डेप्सोन। क्या है? डेप्सोन। फिर हमारे पास एक और ड्रग है जिसका नाम है क्लोफेजीमीन। क्या है? इसकी शायद स्पेलिंग में मुझसे मिस्टेक हो गई, देख लेना। क्लोफेजीमीन, ठीक है। अच्छा, फेजामाइन भी हो सकता है शायद। अच्छा, अभी इसको और एंड में हमारा रेफेम्पिन आ जाता है खुद। यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में भी है, टीबी में और लिप्रोप्सी में भी रिफेम्पिन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिफेम्पिन। नॉन टीबी में हमारे पास आ जाती है इजिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलिड आ जाते हैं। मैक्रोलिड की बात करें, इजिथ्रोमाइसिन आ जाते हैं। इसके अलावा क्लिथ्रोमाइसिन आ जाते हैं, क्लिथ्रोमाइसिन आ जाता है। और मॉक्सी फ्लॉक्सासिन आ जाता है। क्या आ जाता है? मॉक्सी फ्लॉक्सासिन आ जाता है। फ्लोरोक्वाइनिन फैमिली वाला। ये हमने मेन टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग करना है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लाइन में सबसे पहले आइसोनियाजिड की बात कर लेते हैं। आइसोनियाजिड जो है ना स्ट्रक्चरली जो है ना विटामिन B6 से मिलती है। किसके साथ मिलती है? विटामिन B6 के साथ ही मिलती जुलती है, जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। अच्छा, ये हमारे पास दूसरी बात ये याद रखनी है, हमारे पास क्या है? बैक्टीरिसाइडल है। क्या है? बैक्टीरिसाइडल ड्रग है, ठीक है। आइसोनियाजिड, इसको ING भी लिख देते हैं बाजू का, तो आपने समझ जाना है आइसोनियाजिड की बात कर रहे हैं। अब इसकी में आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। और ये क्या कर सकती है? किल कर सकती है। क्या कर सकती है? किल कर सकती है इंटरसेलुलर को भी एंड इंटरसेलुलर को भी या एक्स्ट्रा सेलुलर को। जो सेल के अंदर बाजूकात क्या करता है? टीबी छुप जाता है, ठीक है, जैसे फेगोसोम में। तो वो क्या कर सकते हैं? इंटरसेलुलर भी किल कर सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी किल करने की एबिलिटी रखती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये सिंपल एक लाइन आप अगर याद करना चाहें तो इनहिबिट कर देती है, इनहिबिट माइकोलिक एसिड। क्या? माइकोलिक एसिड। इतना याद कर लें, एक नंबर आपको मिल जाएगा, दो में से याद रखें। माइकोलिक एसिड को क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है माइकोलिक एसिड सेंसिस को। और माइकोलिक एसिड जो होता है सेल वाल का पार्ट होता है। सेल वाल का क्या होता है?
ये पार्ट होता है। अब सेल वाल का पार्ट है, सेल वाल नहीं बनेगी तो वो डैमेज हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन वगैरह का, सेल वाल का, जिसकी ये बैक्टीरिसाइडल फंक्शन रखती है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ना ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। अगर डिटेल में आपने याद करना है तो असल में ये क्या होता है, मैकॉलिक एसिड को कैसे इनहिबिट करती है। अच्छा, ये ऐसे इनहिबिट करती है कि हम प्रो ड्रग होती है हमारे पास, क्या होती है, प्रो ड्रग होती है। ये पहले आपने याद रखें, ये प्रो ड्रग होती है, एक्टिव ड्रग नहीं होती। प्रो ड्रग जब हम देते हैं ना, प्रो ड्रग तो वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट कौन करता है इसको, प्रो ड्रग को एक्टिव कौन करता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम का एंजाइम है कैटालेज परऑक्सीडेज। क्या है, कैटालेज परऑक्सीडेज एंजाइम है जो कि इसको एक्टिव कर देते हैं, ये आपने याद रखना है। और ये किसका एंजाइम है, माइकोबैक्टीरियम का, माइकोबैक्टीरियन एंजाइम है कैटालेज परऑक्सीडेज, ठीक है। कैटालेज परऑक्सीडेज को कौन एक्टिव करता है, आइसोनियाजिड इसको एक्टिव कर देता है। अब जब एक्टिव हो जाता है ना ये, उसके बाद ये अपना काम करता है कि क्या करता है, ये हमारे पास दो चीज़ों को एक के साथ छेड़खानी करता है। एक चीज़ छेड़खानी करता है इसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ, किसके साथ, इसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज के साथ, इसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज के साथ करता है। दूसरी ये छेड़खानी करता है बीटा कीटो इसाइल, बीटा कीटो इसाइल कैरियर प्रोटीन, आगे वही रिडक्टेज, ठीक है। इन दोनों के साथ क्या करता है, छेड़खानी करता है, और ये दोनों को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देता है। अब ये दोनों नॉर्मली किधर इन्वॉल्व होते हैं, सेल वाल की सिंथेसिस में। जब ये इनहिबिट हो जाती हैं तो माइकोलिक एसिड जो सेल वाल में बनता है इन दोनों की हेल्प से वो नहीं बन सकता, बट ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जब ये इनहिबिट हो जाते हैं तो क्या होता है, माइकोलिक एसिड क्या होता है, वो नहीं बन सकता, उसकी सिंथेसिस क्या होती है, नहीं हो सकती। ये बात थी, बिल्कुल आसान है। प्रोडक्ट है एक्टिव में कैटालिस परऑक्सीडेज से, फिर एसाइल कैरियर प्रोडक्टेज और बीटा कीटोसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज इन दोनों के साथ मिलता है और इनको इनहिबिट कर देता है, इनके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर। तो जब इनहिबिट हो जाते हैं तो वो माइकोलिक एसिड को नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, अब स्पेक्ट्रम, अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे पास एंजाइम है ना, ये हमारे पास जो पहला रेजिस्टेंस कैसे कैसे हो सकती है, पहले हो सकती है म्यूटेशन की वजह से, ज़्यादातर म्यूटेशन इन कैट जी एक क्या है, जीन है, जो कि म्यूटेशन अगर हो जाए तो उसमें क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस आ सकती है बैक्टीरिया में। ये कैट जी नॉर्मली किधर होती है, ये जो हमारा कैटालिस परऑक्सीडेज एंजाइम है ना माइकोबैक्टीरियम का, ये कैट जी जीन जो होती है ना, कैट जी जीन ये इस एंजाइम को बना रही है। तो ये एंजाइम डिफेक्टिव होगा तो एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा ड्रग, तो अपना काम नहीं करेगी, इस तरह बैक्टीरिया रेजिस्टेंस ले लेता है। दूसरा रेजिस्टेंस कैसे ले सकते हैं, बैक्टीरिया म्यूटेशन काज कर देता है, म्यूटेशन इन एसाइल कैरियर प्रोटीन। अगर एंजाइम है एक्टिव भी होगी, लेकिन अगर एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ ही मैं कोई क्या कर दूं, म्यूटेशन कर दूं, तो वो उसके साथ बाइंड नहीं कर सकेगा, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकेगा, वो इनहिबिट नहीं कर सकेगा इन दोनों को, ठीक है। ये हो गया। फिर तीसरा क्या कर सकते हैं, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ओवर एक्सप्रेशन हो सकता है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन। कौन सी दो जीन का ओवर एक्सप्रेशन हो सकता है, एक हमारे पास होती है INHA एंड दूसरी हमारे पास होती है KASA। ये KASA नाम भी याद करें तो INHA एंड कैट जी जीन, ये दो इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरीके से याद करें। रेजिस्टेंस ये फजूल में नहीं है, अच्छा टॉपिक है और अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। ये दो जीन आपने याद रखनी है, इनकी म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है। अब INHA जीन नॉर्मली क्या क्या करता है, ये जो सेल कैरियर प्रोटीन है ना, इसी जीन से बन रही होती है, तो इनका ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है। ये इनहिबिट नहीं हो सकती, थोड़ी सी तो इनहिबिट हो जाएगी, लेकिन ओवर एक्सप्रेशन है, ज़्यादा बनेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैकोलिक एसिड को बना सकेंगी, क्योंकि नॉर्मली तो ये इनहिबिट हो जाती है तो मैकोलिक एसिड नहीं बनता, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, फिर हमारे पास क्या हो सकती है, बाजुकत क्रॉस रेजिस्टेंस हो सकती है। क्रॉस रेजिस्टेंस किस में होती है, जब हम क्या देते हैं आइसोनियाजिड को एथेनामाइड के साथ देते हैं, क्या देते हैं, एथेनामाइड के साथ, आइसोनियाजिड विद एथेनामाइड, ठीक है, इसके साथ जब देते हैं। अब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, तो ये सिर्फ हमारे पास दो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम कैंसेसी में यूज़ होते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम कैंसेसी, इन दोनों के खिलाफ ये सिर्फ यूज़ हो सकते हैं, आपने ये इसके यूज़ याद कर लें। अच्छा, अब अच्छा ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो थोड़ा सा मैं इसको फोकस कर देता हूँ, पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। हाँ, इसको मैंने फोकस कर लिया है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये वेल एब्जॉर्ब होता है,
वेल अब्जॉर्ब मतलब जीएटी में इसको कोई मसला नहीं होगा एब्जॉर्प्शन में, लेकिन फूड के साथ नहीं लेना, फूड के साथ इसको कभी नहीं लेना, फूड इसकी इम्पेयरमेंट कर देता है एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। फिर हमारे पास वही सारी पुरानी चीज़ें ये क्या कर सकते हैं हमारे पास, ये इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, मेटाबॉलिज्म वो किधर होता है, लीवर में होता है, लेकिन जो इसकी एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीशन की बात करें, अच्छा लिवर में तो इसका हो गया मेटाबॉलिज्म, लेकिन मेटाबॉलिज्म में भी आपने एक भी चीज़ याद रखनी है कि फेज़ नॉर्मली फेज़ 1 रिएक्शन होता है फिर फेज़ 2, लेकिन आइसोलेशन में उलट होता है, इसमें पहले फेज़ 2 रिएक्शन होता है फिर फेज़ 1 होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। फेज़ 2 में एसिटाइलेशन होती है और फेज़ 1 में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो आपने ये याद रखना पॉइंट, ठीक है। मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और इसकी एक्सक्रीशन क्या होती है, यूरिन में होती है ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास के बाद याद कर सकते हैं ये इंटर हो सकता है, इंटर हो सकता है, कैन इंटर इन मैक्रोफेज, मैक्रोफेज जो सेल है उसके अंदर ये जाके इतनी इसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती है, मैक्रोफेज के अंदर जाके इंटरसेलुलर किल कर सकते हैं माइक्रोबैक्टीरिया को, ठीक है। फिर इसकी याद रखने की जो एसिटाइलेशन प्रोसेस है ना, एसिटाइलेशन प्रोसेस है वो क्या होती है, जेनेटिकली कंट्रोल होता है, जेनेटिकली क्या होता है, कंट्रोल होता है। मतलब कुछ इंसान होंगे, कुछ पर्सन ऐसा होगा जिनमें क्या होगा, ये स्टाइलेशन फास्ट होगी, जल्दी स्टाइलेशन होकर ये डार्क का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, कुछ में स्लो होती है, इसलिए हम फास्ट एंड स्लो स्टाइलेटर कहते हैं इस बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की, तो एडवर्स इफेक्ट बिल्कुल आसान है। इसके एडवर्स इफेक्ट आपने याद रख लेना है कि इसमें ये हमारे पास हेपेटोटॉक्सिटी हो सकती है, हेपेटोटॉक्सिटी, और हेपेटोटॉक्सिटी में अगर सबसे देखिए इंपॉर्टेंट तो हेपेटाइटिस काज कर देते हैं, और ज़्यादातर उन लोगों में जो प्रेग्नेंट वोमेन है, इसके अलावा पोस्ट पार्टर पीरियड में ऑपरेशन के बाद, या फिर अल्कोहलिक में, ठीक है, उसमें ज़्यादा होती है, ये याद रखें, अल्कोहलिक में और प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती है। फिर हमारे पास क्या कर सकते हैं, न्यूरोपैथी कर सकते हैं, न्यूरोपैथी, पेट्रोटॉक्सिटी एंड न्यूरोटॉक्सिटी कह सकते हो आप, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिटी में क्या कर सकते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी वगैरह हो सकती है। अच्छा, ये भी हमारे पास अल्कोहलिक में और जो डायबिटीज़ मिलाइटिस के पेशेंट है और एड्स के पेशेंट उनमें ये ज़्यादातर होता है, ठीक है। अगर ये हो गया तो इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, पेरिफेरल ट्रीट हम इसको कर सकते हैं विटामिन B6 के साथ, ठीक है, क्योंकि असल में होता क्या है कि ये विटामिन B6 की डिफिशियंसी कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पे ये टॉक्सिक साइन या सिम्टम आते हैं, उसको हम विटामिन B6 दे के ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अगली है, हमारे पास आ जाती है GIT डिस्ट्रेस, GIT क्या कर सकती है, डिस्ट्रेस काज कर सकते हैं, उसमें हमारे पास वही आ जाती है लॉस ऑफ एपेटाइट, नाजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं हीमोलाइसिस काज कर सकते हैं, हीमोलाइसिस, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीमोलाइसिस किन में होती है, उन पर्सन में जिसमें G6PD की डेफिशिएंसी होती है, ऐसे पर्सन में हीमोलाइसिस होगी जिसमें G6PD की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, ये हमारा बात होगी। फिर हमारे पास दो और एडवर्स इफेक्ट है जिसमें हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट आ सकते हैं, इम्यूनोलॉजिक इफेक्ट आ सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, इम्यूनोलॉजिकल में हमारे पास क्या आ जाता है, SLE आ जाता है, सिस्टेमिक ल्यूकस एरिथमेटोसिस आ सकता है, और इसके अलावा इसमें हमारे पास रैशेज आ सकते हैं, फीवर वगैरह आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है। फिर CNS भी टॉक्सिटी कर सकता है, CNS टॉक्सिटी जो मैंने न्यूरोटॉक्सिटी लिखा था, इसमें हमारे पास क्या है, मेमोरी लॉस, साइकोसिस वगैरह, ठीक है, समटाइम सीजर भी काज कर सकता है। अच्छा, ये हो गया। अब रिफेम्पसिन की बात करते हैं, रिफेम्पसिन हमारे पास क्या है, इसको भी आप याद रखें, ये भी बैक्टीरिसाइडल है, जैसे वो थी ना, ये भी क्या है, बैक्टीरिसाइडल है। अच्छा, ये हो गया। फिर आप याद रखें जो रिफेम्पसिन है ना, रिफेम्पसिन ये असल में होता है रेफामाइसिन का डेरिवेटिव, ये क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव होता है रेफामाइसिन का, किसका, रेफा, ये जो मैंने लिखा हुआ है रेफामाइसिन, रेफामाइसिन का। इसके अलावा भी कुछ रेफामाइसिन के डेरिवेटिव होते हैं, वो कौन से होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये हमारे पास ना लाजमी आती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेफा ब्यूटिन है, इसमें आ जाता है रेफा ब्यूटिन। अब रेफा ब्यूटिन हमें याद रखना है कि एड्स के पेशेंट मिलते हैं, MCQ आ जाता है कि एड्स का पेशेंट है तो वो क्या उसको रिफेम्पसिन दे सकते हैं, नहीं, उसको रेफा ब्यूटिन दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो रिफेम्पसिन होते हैं उसमें कुछ साइड इफेक्ट ऐसे आते हैं जिसको हम उसको एड्स के पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि एड्स के पेशेंट में हमारे पास ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर वगैरह हम दे रहे होते हैं, तो रिफेम्पसिन तो उनको क्या कर देती है, ड्रग इंट्रैक्शन करके उनको इफेक्ट कर देते हैं, इसमें ड्रग इंट्रैक्शन कम होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, और दूसरे के साइड इफेक्ट भी कम है। दूसरा हमारे पास आ जाते हैं जो डेरिवेटिव है रेफामाइसिन का, वो है रेफापेंटिन, क्या है, रेफापेंटिन। अब रेफापेंटिन कौन से पर्सन को देते हैं, ऐसे पर्सन को जिसमें लेटेंट हमारे पास TB होता है, लेटेंट TB इन्फेक्शन होता है, TB इन्फेक्शन। अब लेटेंट क्या होता है, वो TB जिसमें
सॉरी इन्फेक्शन नहीं कहेंगे, लेटेंट टीबी। अब लेटेंट टीबी वो होता है जिसमें ऐसा पर्सन जिसमें टीबी तो है माइक्रो, लेकिन उसमें साइन एंड सिम्टम नहीं आ रहे, तो उसमें हम क्या करते हैं, रेफापेंटिन दे देते हैं, लेकिन इसको मोस्टली आइसोनियाजिड के साथ देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं रेफेक्सोमाइन, क्या आ जाते हैं, रेफेक्सोमाइन। रेफेक्सोमाइन क्या करते हैं, ये हम ट्रैवलर्स डायरिया में देते हैं, किस में देते हैं, डायरिया में देते हैं, डायरिया को ट्रीट करने के लिए। तो ये 3 MCQs आपने याद रखने हैं। मगर टाइम जाए कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं दोबारा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये इनहिबिट कर देता है किस चीज़ को, ये इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट कर वो माइकोलिक एसिड को इनहिबिट कर रहा था, ये किसको इनहिबिट कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है माइकोबैक्टीरियम का जो होता है माइकोबैक्टीरियल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज होता है जो कि DNA को देख के उसकी कॉपी बनाते हैं RNA की, ठीक है, उसको कहते हैं DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है। ये असल में RNA पॉलीमरेज सिंपल याद कर लो, उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है उसको, कौन से, बीटा सब यूनिट को, ठीक है। बस उसके डिफरेंट सब यूनिट होते हैं, बीटा सब यूनिट को इनहिबिट कर होते हैं। अब इसमें स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, बस इतनी इसका बहुत है, लेकिन आप याद रखें कि ये हमारे पास जो एंजाइम होता है ना, ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, इसकी जो जीन होती है, जैसे पीछे हमने याद किया था जीन, ठीक है, कैट जी थी उसकी जीन कैटालिस पेरोक्सिडेज के लिए। इधर जो जीन है ना DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, इसकी जीन का नाम है RPO। तो R छोटा PO जीन जो होती है ना, इस एंजाइम को क्या कर रही है, इस एंजाइम के लिए होती है। तो अगर इस एंजाइम की हम जीन की क्या कर दें, म्यूटेशन कर दें, तो क्या हो सकता है, इसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। जैसे उधर हमने पढ़ा था जीन म्यूटेशन के साथ डिफेक्टिव एंजाइम बनेगा, तो क्या होगी, वो ड्रग अपना काम सही नहीं कर सकेगी, ठीक है। ये आपने याद रखना। स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसका काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। उधर तो हमने सिर्फ 2 ही पढ़े थे ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम, लेकिन इधर बात करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। ये हमारे पास माइकोबैक्टीरियम TB में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कैंसेसी में भी यूज़ कर सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम कैंसेसी में। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम एवियम कम्प्लेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, मैक जिसे कहते हैं। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा H इन्फ्लुएंजा में भी यूज़ कर सकते हैं, H इन्फ्लुएंजा। और इसके अलावा मेनिंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस, ठीक है। और एक और माइक्रोबैक्टीरियम, एक और भी है, माइक्रोबैक्टीरियम लिप्राई में भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। सारी याद ना भी करें, सिंपल पता हो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। रेजिस्टेंस होगी, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, वेल एब्जॉर्ब होता है, जैसे वो था, एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। इसका भी मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, जैसे उसका मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, और इसका, लेकिन इसकी एक्सक्रीशन किधर होती है, एक्सक्रीशन इसकी होती है हमारे पास बाइल में और फीसिस में ज़्यादा होता है, कुछ जो है वो यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है, मोस्टली मेजर जो है ना वो फीसिस में होता है, ठीक है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये सबसे पहले जो MCQs में ये चीज़ लाजमी आपको बताएंगे, क्या चीज़ लाजमी बताएंगे, कि ऑरेंज कलर कर देते हैं हर चीज़ का, ऑरेंज कलर यूरिन का जितने भी ऑरेंज कलर है, फ्लूइड के ऑरेंज कलर कर देता है, फीसिस का भी ऑरेंज कर देता है, बाजू का जो लेंस पहनते हैं लोग, उसका भी क्या कलर हो जाता है, ऑरेंज कलर हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये रैशेज़ वगैरह काज कर सकते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेफ्राइटिस काज कर सकते हैं, ये, लेकिन ये कम होते हैं चांसेस, तब होते हैं नेफ्राइटिस के चांसेस जब हम इसको आइसोनियाजिड के साथ यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मेनली एक्सक्रीशन तो फीसिस में हो रही थी, यूरिन में तो नहीं हो रही थी, इसलिए तब करते हैं नेफ्राइटिस वगैरह और प्रोटीन यूरिन वगैरह, जब इसको आइसोनियाजिड के साथ देते हैं, ठीक है। समझ आ गई? बिल्कुल आसान है। इसके जो एक ये याद कर लो, और फ्लू लाइक सिंड्रोम होता है, ये 2 चीज़ें याद कर लो तो आपको काफ़ी है। फ्लू लाइक सिंड्रोम में क्या होता है, फीवर होता है, जैसे फ्लू की कंडीशन है, माइल्जिया, मसल पेन वगैरह होता है, चिल्स होती हैं, हेडेक वगैरह होता है। इसके अलावा ये हेपेटोटॉक्सिक भी है, 2 आपने ये याद कर लेने हैं, बेशक बाकी याद ना करें। यूजेस की बात करें तो पहले भी इसके यूजेस हो गए हमारे पास। डार्क इंटरेक्शन, अच्छा डार्क इंटरेक्शन पहले बता देता हूँ, वो जो पीछे थी ना रिफेम्पिसिन, वो इनहिबिट कर रही थी साइटोक्रोम P450 को, लेकिन ये क्या करी, ये इंड्यूस करी, ये फ़र्क आपने याद रखना है, इंड्यूस करी साइटोक्रोम P450 को। तो साइटोक्रोम P450 जब इंड्यूस हो जाएगा तो जो ड्रग जिसका मेटाबॉलिज्म इस साइटोक्रोम P450 से होता है, उनका लेवल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि अब ये इंड्यूस हो गया है, उनका मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देगा और उनको एक्सक्रीट कर देगा। कौन कौन सी चीज़ों को ये एक्सक्रीट कर देगा, ये प्रोटीएज को और एंटीकोगुलेंट वगैरह को, क्या प्रोटीएज इनहिबिटर को भी कम कर देगा, एंटीकोगुलेंट को भी कम कर देगा, वारफेरिन वगैरह को क्या कर देगा, कम कर देगा। यूज़ की बात करें तो इसको हम ज़्यादातर क्या करते हैं, आइसोनियाजिड के साथ यूज़ करते हैं TB में, ये तो हमें पता है। इसके अलावा लेटेंट TB में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आइसोनियाजिड से ठीक ना रही हो लेटेंट TB, तो हमें ये हम ड्रग दे सकते हैं रिफेम्पिसिन उसके उस वक्त, ठीक है। लेकिन मेजर जो है ना रिफेम्पिसिन के साथ ही ये जो है ना ये आइसोनियाजिड के साथ ही यूज़ होती है, ये याद रखना।
अभी मैंने बताई ये मेनिंजाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, और ऐसी इन्फ्लुएंजा में यूज़ कर सकते हैं, वो सारे जो इधर मैंने लिख दिए, ठीक है, दोबारा लिख रहा हूँ। ये नया है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस और पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस में भी यूज़ हो सकते हैं। ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ऑरेंज रेड कलर, यूरिन वगैरह, फ्लू सिंड्रोम, इनके खिलाफ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया, दोनों बुक्स से यूज़ करके मैंने आपको बताया। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी पार्ट रहते हैं वो चैप्टर का करके, ये हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है कि मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।